everyone, welcome to Clat Waves. Today we have a special guest, Samandar Singh Bhati, who has secured a rank of 23 in CLAT 2025 exam. जैसा कि आप जानते होंगे वी आर क्लैट वेव्स और हमने ऑलरेडी इंटरव्यूज करवाए हैं। और आज ये थोड़ा स्पेशल इंटरव्यू होने वाला है क्योंकि इनमें कुछ चीज़ों पे बात होगी जो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। एंड इन्होंने अपने 3 इयर्स डेडिकेट किए हैं क्लैट में, तो इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो कोई हो नहीं सकता अभी जो फर्स्ट ईयर में जाएगा कॉलेज में। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस। सो हमारे पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। तो रिया दी जो कि ऑलरेडी एआई 86 है। ओके, सो शी विल आस्क सम frequently asked questions. So now Riya, you should ask. Okay. So, hello Samandar. Hi. Hey, Riya. Hi guys, myself Samud Singati, and I got all in rank 23, and I have here to answer your questions and try to help your journey, your class journey. So let's start this. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर करा कि आपको लॉ ही करना है और आपको पता कैसे चला कि हाँ एक क्लैट नाम का एक एग्ज़ाम होता है और मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता उनको ये समझ नहीं आता कि करना क्या है ये कन्फ्यूजन रहती है तो आपको ये चीज़ कैसे क्लियर हो पाई। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब आईआईटी के लिए। तो उसने कहा था कि मतलब मेरी जो फील्ड थी वो आर्ट्स थी, मतलब मेरे को 11th के टाइम पता चला था कि क्लैट नाम की चीज होती है। मैंने उसको कहा था कि मेरे को अभी क्या करना चाहिए। तो उसने कहा था कि तू क्लैट कर सकता है, मतलब अच्छी खासी फील्ड है और उस चीज में अच्छा खासा करियर तू बना सकता है। फिर मैंने क्लैट के बारे में देखा और रिसर्च वगैरह किया और मेरे को सही लगा। एंड उसके अलावा जो लॉ फील्ड है उसका ऐसा है कि लाइक मेरी जो फैमिली है प्रॉपर्टीज वगैरह के फील्ड में बहुत सारी चीजें बहुत ओल्ड टाइम से ये सब होता आ रहा है। तो मेरे को उस चीज में इंटरेस्ट था कि प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में जानना करना। उस चीज के कारण मेरे को लॉ फील्ड सही लगा और मेरे को लगा कि मैं इस चीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। एंड बेसिकली मैं एक फार्मर फैमिली से आता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं उस चीज में अच्छा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि लॉ फील्ड अच्छी रहेगी। ओके ओके सेकंड क्वेश्चन है मतलब जैसे आपको फिर पता चल गया कि हाँ क्लैट एक एग्ज़ाम है अंदर आपने फिर प्रिपेयर करने कैसे स्टार्ट करा और आपकी इनिशियल स्ट्रैटेजी क्या थी। मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन अन अकेडमी से किया था, जो कि ऑनलाइन सोर्स है। एंड वहां से मेरी जो स्टार्टिंग की, जो बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से हूँ। तो जब मैंने अपनी इनिशियल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे को एक चीज पता चली कि कहीं ना कहीं मेरा रीडिंग सेक्शन इतना अच्छा नहीं है और क्यूटी मेरा एवरेज है। तो एक जो चीज जो बचती है जो उसको मैं सही से कर सकता हूँ और उन चीज में मैं सभी लोगों के सेम हूँ, वो था जीके। तो मैंने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर मैंने सिर्फ जीके पढ़ा, मतलब मैंने सिर्फ जीके 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 पढ़ा। एंड मैंने 2000 क्लैट 2023 दिया था, मेरा पहला क्लैट था। उस टाइम में जिन जिन लोगों ने दिया उनको पता होगा कि क्लैट का वन ऑफ द टफेस्ट जीके आया था। बट उस जीके में मेरे मेरे 21 या फिर 20 कुछ मार्क्स आए थे जीके सिर्फ में। बाकी सब कुछ मिला करके 55 कुछ नंबर थे, बट सिर्फ जीके में इतने नंबर थे। तो कहीं ना कहीं जब मैंने अपना फर्स्ट क्लैट दिया उसमें मेरी रैंक 5000 थी। एंड जब मैंने वो देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जीके अच्छा है, मैं जीके और इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं मैं रीडिंग सेक्शन में लैक करता हूँ। तो मैंने जब भी अगले अटेम्प्ट दिए मैंने ट्राई किया कि मैं जीके को छोड़ दूं, इस तरीके से मैं उतना फोकस ना करूँ, कहीं ना कहीं रीडिंग पे फोकस करूँ और ट्यूटिव फोकस करूँ। तो जब मैंने इस बार अपना क्लियर दिया था तो इस बार मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि सबसे पहले मेरे को रीडिंग सेक्शन को अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। उसके बाद फिर मैं जीके कर सकता हूँ और क्यूटी भी साथ में रीडिंग के साथ ही मैंने किया था। ओके अच्छा तो मतलब जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे आपने 2 बार एग्जाम दिया राइट तो फिर आपको मतलब डिफरेंस क्या था जैसे आपने पहला एग्जाम दिया तो आपको ऐसी क्या गलतियां लगी जो एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देते हैं वो करते हैं। जो गलती मैंने की वही कि जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हम्म। रीडिंग उनसे होती नहीं है, क्यूटी समझ में आती नहीं, ना इंटरेस्ट होता है। फिर बचता है जीके, तो सिर्फ जीके ही पढ़ते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ जीके से वो फ्लैट निकाल सकते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और 2023 का जो पेपर था वो थोड़ा लेंदी पेपर था, प्लस उसका जीके ऐसा था कि बहुत हार्ड सा था। बट अभी का जो पेपर है उसका जीके चेंज हो चुका है, मतलब अभी का जीके इतना रद्दी है कि तुम पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। काफी एक तरीके से इजी किसी है। काम का ही नहीं है जीके। हाँ हाँ। हाँ। तो अगर जो कोई एस्पिरेंट इस बार जो क्लैट देगा
तो कहीं ना कहीं सिर्फ जीके के दम पे नहीं निकल सकता क्लैट, उसको सारे के सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे और उसी पेस के साथ करने पड़ेंगे कि उसका रीडिंग बहुत अच्छा है, क्यूटी में एवरेज चलेगा, बट जीके को भी उसको वैसे रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा अगर उसको अच्छा स्कोर लेके आना है, फिर अच्छे एनएलयू में जाना है। ये आपने लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, जिन सेक्शन में वो अच्छे होते हैं ना, उसी पे ही उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हैं, उसी पे ही फोकस करते हैं। हम्म। बाकी सेक्शंस हाँ। उसमें भी क्यूटी क्यूटी को तो एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ सोचते हैं कि हम लोग तो इसको छोड़ करके आ जाएंगे। और ये सबसे बड़ी गलती और मतलब होती है उनकी। क्यूटी में एक चीज मैं ये बोलूंगा, अगर जितने भी पीवाईक्यूज हैं मतलब क्लैट के, सारे पीवाईक्यूज उठाओ, उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर सारे के सारे पीवाईक्यूज बन रहे हैं, तुम्हारी क्यूटी अच्छी है। अगर नहीं बन रहे हैं, क्यूटी पे काम करो। एक चीज ये होता है, क्लैट कहीं ना कहीं अपने पीवाईक्यू को मतलब कि रिपीट करता है। क्लैट में आई थिंक 2020 या फिर 21 का कुछ क्यूटी का एक पैसेज था, जिसके अंदर ये था कि पैसेज पढ़ना ही नहीं था, उसके सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने थे और क्वेश्चंस में ही उनके आंसर थे। आपको वापस पैसेज पे रिपीट करना ही नहीं था, आपको वो टेबल वगैरह बनानी नहीं थी। उन्होंने ये सेम चीज इस बार क्लैट में रिपीट की है, जहाँ पे शायद तक फर्स्ट या सेकंड पैसेज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने थे। आपको पैसेज पढ़ना ही नहीं था, ना ही कोई टेबल बनानी थी। तो जिन जिन लोगों ने उस चीज को सॉल्व किया, कहीं ना कहीं उनको एक एज रहा होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो कहीं ना कहीं उस चीज में लैग कर होंगे। तो पीओई को सही से कर लो। और कुछ कुछ चीजें क्या होती है, बहुत सी कोचिंग होती है वो पेपर को हार्ड बनाने के लिए ना, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ की क्यूटी डाल देती है, वो मतलब बच्चों ने कभी पढ़ी भी नहीं होती है। तो उसके चक्कर में फिर बच्चे कैट की क्यूटी बनाने की कोशिश करते हैं, जो उससे बनती नहीं और टाइम वेस्ट कर देते हैं। बेसिक क्यूटी जो भी है ना, उसको सही से कर लो, अगर वहां से नंबर आ रहे हैं एनफ है, मतलब उससे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, एक क्यूटी वाली चीज़ तो मैंने भी देखी थी। मतलब मैं तो पहले ऐसे पैसेज ही पढ़ती थी, क्योंकि मैंने भी कोचिंग वाले जो मॉक्स होते हैं वही दिए थे। हाँ। तो उसमें भी ये रहता था कि इतनी डिफिकल्ट क्यूटी रहती थी कि समझ ही नहीं आती थी, तो मैंने फिर क्यूटी पे ज़्यादा टाइम दिया था, अलग अलग टॉपिक्स करे थे। और हाँ। जब क्लैट का पेपर देखा तो अलग ही था। तो उसमें भी लाइक काफ़ी अंतर था। बेसिकली बेसिकली हुआ क्या ना, मतलब जब लोगों ने देखा ना कि ये तो बहुत आउट ऑफ द पैसेज आएगा, तो उनको डर लग गया, तो उन्होंने इसको किया ही नहीं है। और एक चीज क्या होती है, बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ना जब पेपर खोलते हैं तो सेक्शन वाइज करते हैं कि मेरा सीक्वेंस है, मैं लीगल से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं लीगल करूंगा, फिर जीके करूंगा, फिर करूंगा, मतलब कि सेक्शन वाइज चलूंगा। लेकिन ये नहीं करना होता। पेपर खोलो और पूरे पेपर को देख लो, पेपर है कैसा, कि इंग्लिश कैसा है, सीआर कैसा है, क्यूटी कैसा है, जीके कैसा है। उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ कि करना कैसे है मेरे को। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने पेपर मेरे हाथ में आया, मैं स्टार्ट इंग्लिश से करता हूँ, मैंने पेपर देखा इंग्लिश का, मैंने देखा इंग्लिश इजी है लास्ट वाली, मेरे को लगा मैं इंग्लिश जल्दी से कर दूंगा। फिर मैं गया जीके पे, मैंने देखा जीके तो मतलब कि मेरे को स्टार्टिंग इजी लगी, तो मेरे को लगा मैं इसको कर लूंगा। और थर्ड मैंने किया लीगल, लीगल भी मेरे को इजी लगी, सीआर भी इजी लगी। बट सीआर में एक एआर का पैसेज सबसे लास्ट, मैंने उसको नोटिस कर लिया। और जब मैंने उसको देखा, तब मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं ये जो पैसेज है, ये रैंक डिसाइड करेगा किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना। और जब मैं क्यूटी गया, मेरे को लगा क्यूटी भी डिसाइड करेगी। तो कहीं ना कहीं जब मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में है कि मेरे को क्यूटी भी करनी है, मेरे को यार भी करना है, और कहीं ना कहीं बाकी सेक्शन को मैनेज करना है। तो जब मैंने पेपर करना सॉल्व स्टार्ट किया, मैंने इंग्लिश को अच्छा टाइम दे दिया, मतलब 35 32 कुछ मिनट दे दी इंग्लिश को। एंड फिर मैं आया जीके पे। मैं जीके को मेरे को लगा कि मैं जीके 5 मिनट निपटा दूंगा, बट वहां जाकर पता लगा ये तो 20 25 मिनट की है। फिर मैंने उसको दिए, मतलब छोड़ा नहीं, दिए उसको 25 मिनट। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई और बच्चा होता, तो वो मतलब कि उसको डर सा लगता कि अरे यार ये तो क्या गया, अब तो मेरा टाइम चला गया। बट मेरे को था कि मेरे को समझ पता था कि लीगल इजी है और सीआर इजी है। तो मैंने करीबन करीबन 30 से 35 मिनट्स के अंदर उन दोनों को निपटा दिया, सीआर और लीगल को। फिर जो लास्ट का टाइम बता ना, वो फिर मैंने एआर के उस क्वेश्चन को दिया, और जो क्यूटी थी उसको दिया, और आराम से किया। मतलब कि मेरा पेपर 1 मिनट पहले हो गया था, मैं एकदम चिल था पेपर होने का टाइम। तो मैं उसको सही से मैनेज कर पाया था। बच्चे यही गलती करते हैं, सही से मैनेज नहीं कर पाते। वो देखते ही नहीं कि पेपर कैसा है, उस किस हिसाब से चलना है। वो यही मॉक वाली स्ट्रेटेजी नहीं बनानी कि ऐसे ही करेंगे, मतलब शेड्यूल यही है। देख लो पहले कि पेपर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। राइट राइट। थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, पर आपके पास स्ट्रीम कौन सी थी? मैं आर्ट्स से था, मतलब की ह्यूमैनिटीज। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब आप कौन से कॉलेज में आप जाओगे, कौन सा चूज करा है आपने? मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मैं एनालिस्ट जा सकता हूँ, बट मेरे को नालसा बेटर ऑप्शन लगता है। जो मेरे को जिस हिसाब से ग्रो करना है, उस हिसाब से मेरे को नालसा अच्छा लगता है। नालसार क्यों, मतलब लाइक सब लोग ये बोलते हैं कि टॉप के लिए एम करो, एनएलएस ज़्यादा बेटर है, बैंगलोर नाम है उसका, टैग है एक। तो फिर नालसार क्यों? क्योंकि वो तो सेकंड रैंक पे आता, और जब आपको मिल रहा था तो आपने फिर एनएलएस क्यों छोड़ा? ऐसा है ना,
जो लोग बोलते हैं कि वो टॉप पे है, होगा, मेरे को ये चीज सही लगी। मैंने जिन लोग से पूछा सबने यही बोला कि टॉप के लिए ही चूज करो। बट जैसे मैं 10 लोगों से ओपिनियन ले रहा हूँ, और अगर मेरे को 10 लोगों में से 9 लोग बोल रहे हैं कि एनालिस्ट जा, मगर अगर मैं फिर भी 10 लोग से पूछ रहा हूँ कि एनालिस्ट जाऊँ कि नालसा जाऊँ, तो कहीं ना कहीं मैं सुनना चाहता हूँ कि कोई नालसा बोल दे, जबकि किसी ने बोला नहीं नालसा, सबने एनालिस्ट ही बोला। बट मेरा पर्सनल यही था स्टार्टिंग से, मेरे को नालसा ही जानना है, मतलब लोगों का ड्रीम होता है एनालिस्ट, बट ड्रीम था ही नहीं मेरा स्टार्टिंग से। मेरे को नालसा जाना था। जो लोग मेरे से प्रिपेयर करते थे, मैं उनको बोलता था कि मैं ना रैंक ऐसे लेके आऊंगा कि मेरे को एनालिस्ट मिलेगा, बट मैं जाऊंगा नालसा। और मैंने वही किया। और जैसे ये सेम चीज, और उसके अलावा एक दो फैक्टर और इनको कंसिडर करता हूँ। एक तो कैंपस अच्छा लगा मेरे को, नालसा का बहुत अच्छा लगा कैंपस। दूसरा, स्पोर्ट्स वगैरह अच्छा है, और मेरे को स्पोर्ट्स वगैरह में आगे और जाना, मेरे को वो चीज करनी है। और तीसरा, कहीं ना कहीं बैच साइज है, क्योंकि एनालिस्ट का बैच साइज 310 का है और इसका थोड़ा 140 कुछ का है, तो मेरे को वो चीज सही लगी उस हिसाब से। और प्लेसमेंट में भी दोनों अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, और नालसा कंपेयर टू एनालिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अकेडमिकली थोड़ा सा चिल है, तो मेरे को नालसा सही लगा, इसलिए मैं नालसा जा रहा हूँ। ओके, कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? मैं कबड्डी और क्रिकेट, फुटबॉल सीख रहा हूँ अभी धीरे धीरे। ओके ओके। इतना अच्छा नहीं है बस। हम्म। अच्छा, तो जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज, कोई बुक्स या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको लगा कि हाँ इससे तो लाइक काफ़ी हेल्प हुई? मॉक्स वगैरह के लिए और जो भी अदर मटेरियल होता है ना, कोचिंग वगैरह का, उसके लिए तो क्लैटवेस था। उसके अलावा यूट्यूब पे एक दो चैनल थे। मतलब जितनी भी कोचिंग है ना, मतलब जो भी एल एल पी टी जो भी है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये मत देखो कि मैं एलई का हूँ और मैं एलपीटी से क्यों पढूं। एट द एंड ऑफ द तुमको ना अपने आप से काम रखना है कि मेरे को यहाँ से जहाँ से अच्छा मटेरियल मिला मैं उसको ले लूंगा और उसको यूज करूंगा। वो मत करना कि मेरा एक फ्रेंड था तो वो एलपीटी से था, उसने कहा कि मैं सिर्फ एलपीटी का ही यूज करूंगा, मैं किसी और का यूज ही नहीं करूंगा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बाय द वे। बट ये मत करना भाई। तुमको एट द एंड ऑफ द तुमको ना रैंक लेके आनी है। तुमको ये देखना कि मैं यहाँ से लूंगा, मैं इसके लॉयल रहूंगा। भाई अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कोचिंग तुम्हारा लॉयल रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो जहां से जो मिले उसको ले लो। और बहुत सारे सारी कोचिंग का ना, मैं रियलिटी बताऊं, बहुत सारा जो मटेरियल और बहुत सारा रिसोर्सेज ऑनलाइन पे पड़ा है, जहां पे कुछ भी सर्च कर लोगे ना, पीछे वाईटी लिख दो या फिर किसी कोचिंग का नाम लिख दो, फिर क्लियर लिख दो, तुमको वो चीज मिल जाएगी। बट रिसोर्सेज वगैरह के लिए टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल है। बट क्लैट वेब्स कैसा है कि मेरे को बहुत सारे मुफ्त सही से मिल गए थे, बहुत अच्छे मिल गए थे। तो मेरे को उस हिसाब से मेरा एक पर्सनल है कि मेरे को क्लैट वेब सही लगा। और बेंटर से वगैरह के लिए भी मेरी बहुत हेल्पफुल मेरे को लगा, तो इसलिए मेरे को क्लैट वेब सही लगा। ओके। अच्छा, जैसे आपने अभी कोचिंग्स का जिक्र करा, तो मतलब मैंने ना काफ़ी लोगों से सुना है कि कोचिंग्स जो है ना वो टॉपर्स खरीदती है। तो आपके पास कोई ऐसा ऑफर आया कि किसी ने आपको बोला हो कि हम आपका फोटो यूज़ कर ले, हम आपको पैसे दे देते हैं, या कुछ इस टाइप का ऑफर आया आपके पास किसी कोचिंग से? फोटो फोटो के लिए तो मेरा आया था, फोटो के लिए तो आया था, मैंने उसको हाँ भी बोल देता। बाकी उसके अलावा आते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत सारे मैंने सुना भी है, बहुत लोग को पैसे वगैरह मिलते हैं, उसे हम्म। मिलते हैं। और ये क्या है कि रियलिटी बन गई, एट द एंड ऑफ द डे उनको ना जॉब चलाना है, और यही है कि जैसा जो दिखता है वही बिकता है। और ये चीज होती है, एंड गलत भी है, बट होता है। मेरे को आया है कि फोटो वगैरह के लिए तो मैंने हाँ बोल दिया, उसमें को उसमें नहीं लगा दिक्कत, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जिन जिन कोचिंग का यूज किया है, उनका एक राइट बनता है कि वो मेरा फोटो यूज कर सकते हैं। और मैंने ऑलमोस्ट सारी कोचिंग का कुछ ना कुछ यूज किया है, किसी ने किसी का मॉक यूज किया है, किसी का कोई रिसोर्स वगैरह देख लिया, वीडियो वगैरह देख लिया, तो मैं सबको हाँ बोल देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कोचिंग्स बस बेसिकली आज के टाइम पे तो पूरा बिजनेस है उनका। हाँ बिजनेस है कोई, एक तरीके से इंडस्ट्री है, उनका घर चलता है। अगर जैसे कुछ कुछ क्लैट कम्युनिटी के जो मेंबर्स है या फिर जो कंसोर्टियम के मेंबर्स हैं, उन्होंने पहले के इंटरव्यू में कहा भी है कि उनका जॉब है कि वो पेपर को ऐसा बनाए कि कोचिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि इस बार तो उन्होंने उसको प्रैक्टिकली बता ही दिया सबको। बट इतना इजी पेपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। बट है, मतलब रियलिटी है कि कहीं ना कहीं उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे रैंक क्या आई है, उनको बस फर्क पड़ता है कि तुम उनको उनको किस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल सकता है, तुम्हारी रैंक वगैरह से उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है, अच्छी नहीं है तो वो तुमको कुछ भाव नहीं देंगे, तुम जा सकते हो। और जैसे कि कुछ कोचिंग थी जो पहले के टाइम में ओलेट वगैरह के लिए सपोर्ट करती थी, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो उस कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ओलेट के लिए बेच लगाएंगे, उससे पैसे लेंगे, तो ये चीज भी होती है। एंड गलत है, बट है तो है, क्या ही कर सकते हैं इसमें, रियलिटी तो यही है। राइट राइट। अब कोचिंग्स मतलब जैसे आपने कोचिंग्स ली थी, तो आपको मतलब, और आपने सेल्फ प्रिपरेशन भी करी थी उसके बाद, तो आपको मतलब अंतर हाँ, क्या लगा दोनों में? कोचिंग बेटर रहती है या फिर सेल्फ?
मेरे हिसाब से क्लैट जैसे एग्जाम में तुमको कोचिंग की जरूरत तो नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। बट क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था टोटली, तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत मेरे को चाहिए स्टार्टिंग में। और क्योंकि पेरेंट्स ने भी बोला कि तू मैं नहीं कर पाएगा, मेरी जैसी इंग्लिश अच्छी थी नहीं, अभी भी अच्छी नहीं है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू कोई भी कोचिंग का ले ले। और मैंने पहली कोचिंग ऑनलाइन अनअकैडमी ली थी, उसके बाद फिर एक दो मैंने ऑफलाइन कोचिंग लीगल वगैरह भी ली थी। बट जो ऑनलाइन मेरे को कंपेयर टू ऑफलाइन ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि तुम इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक ठाक हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, और सस्ती भी होती है कंपेयर टू ऑफलाइन। बट ऑफलाइन का ये होता है कि कहीं ना कहीं वो एक बायसनेस दिखती है उनके अंदर, कि जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है उनके ऊपर एक स्पेशल फोकस रहेगा, और जिनका नहीं आ रहा उनको कहीं ना कहीं मिसट्रीट करेंगे कि तुम अपना खुद का देख लो, और एक पर्टिकुलर रेंज के नंबर लेके आओ बॉक्स में, तब तुम पे फोकस करेंगे। ये चीज होती है, और गलत भी है। बाकी एक चीज सही है कि जो जो बच्चे ये नहीं करना चाहते कि उनको ऑफलाइन नहीं लेना है, तो एक चीज ट्राई कर सकते हैं कि कहीं किसी ऑफलाइन कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लो, प्लस ऑनलाइन मेंटरशिप ले लो। मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगा, मैंने इस बार यही ट्राई किया कि मैंने ऑफलाइन एल की टेस्ट सीरीज ले ली, और एलपीटी के तो सारे मॉक्स ऑलमोस्ट फ्री मिल जाते हैं, और एलपीटी क्लैट की क्लैट एक्सप्रेस भी फ्री मिल जाती है। तो मैंने एक्सप्रेस वहां से कर ली, मॉक वहां से कर ली, और मेंटरशिप के लिए क्लैट वेब का ले लिया। तो ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हो। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अब जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ऐसी एक चीज़ क्या लगती है जो कि आपको तो पता है पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता और वो वही गलती कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपके हिसाब से जो एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए। दो बातें हैं एक्चुअली। पहली बात तो ये है ना कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने में जो तुम करना कर सकते हो, बट लास्ट के जो 4 महीने हैं ना, उनमें फोन यूज करना बंद कर दो, मतलब स्मार्टफोन मत रखो। मैं तो हॉस्टल में था, तो ऐसे में कोई काम पड़ता नहीं था, वो कॉल वगैरह के लिए काम आता था। बाकी मेरे पे लैपटॉप है, तो मैं क्लास वगैरह लैपटॉप से कर लेता हूँ। तो ट्राई करना, एक छोटा सा फोन ले लो कीपैड वाला, बहुत सही रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और बहुत मस्त तुमको उसका ना इफेक्ट मिलेगा 1 महीने के अंदर कि अच्छा हाँ भाई इफेक्ट आ रहा है भाई। क्योंकि होता है क्या, बच्चे ना 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर 2 घंटे फोन देखते हैं, फिर 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर 3 घंटे फोन देखते हैं, फिर 1 घंटे और पढ़ते हैं, और फिर 3 घंटे फोन देखते हैं, और बोलते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ूँ आज, 3 घंटे पढ़ के 7 घंटे फोन चलाया मैंने। बट यही रियलिटी है। तो एक चीज वो कर सकते हैं। दूसरा, मैंने पहले ही कहा था, जीके पे काम कम करना है, रीडिंग को सबसे अच्छा करो पहले। ट्राई करो कि एटलीस्ट तुम्हारे रीडिंग में 65 नंबर आ रहे हैं। जब तक वो नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारा कोई रूल ही नहीं है कि तुम जीके पढ़ो। पहले 65 का मार्क टच करो, फिर क्यूटी और जीके को दोनों मैनेज करो। यही है। ओके। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको अपनी जो पूरी क्लैट की जर्नी है उसको आपको एक वर्ड में समराइज करना हो, तो वो वर्ड क्या होगा और क्यों? The time is 10 o'clock p.m. वो वर्ड होगा जिद्दी। मतलब मेरे को लगता है, एक जिद होती है ना कि जाना है तो जाना है, मैं उसी वर्ड को समराइज करूंगा। तो वही वर्ड आपकी पूरी क्लैट की जर्नी को दिखाता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड अच्छे खासे कॉलेज में पहुंच चुके थे, मतलब वो सेकंड ईयर वगैरह में भी हैं। और मैं अभी प्रिपरेशन करके निकला हूँ, जब मेरा फर्स्ट ईयर होगा तो वो ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो 2-3 साल का गैप होता है, वो चुभता है कि यार मैं इतना पीछे हूँ। बट वो चीज चुभती नहीं है। मतलब रियलिटी क्या है कि मैं जिस कॉलेज में हूँ, मैं नालसार में हूँ, मैं मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज में हूँ, और वो किसी फालतू सी ठीक ठाक सी कॉलेज में है, या फिर टीयर 2, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी कॉलेज को, बट बता रहा हूँ कि दिखता है कि यार तुम उनसे बहुत बेटर हो अच्छे कॉलेज के हिसाब में, तुमको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनके कंपेयर में। तो वो देख के अब मैं खुश हूँ। एंड जो भी फ्यूचर लोग सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप लूँ ना लूँ, फर्स्ट ड्रॉप तक तो ले लो भाई, कोई सोचना नहीं है, सेकंड ड्रॉप के लिए सोच लेना। बट अगर तुम उतनी जिद्दी हो कि नहीं जाना है तो वहीं जाना है, फिर सेकंड ड्रॉप का भी ट्राई कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर मान लो आप कंसोर्शियम के मेंबर होते और आपको कोई भी तीन चीज़ें चेंज करनी होती, तो वो क्या होंगी क्लैट के बारे में, प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए? पहला तो ये जो रद्दी पेपर आया इसको सही करूंगा, कि इतना भी इजी पेपर ना आए कि जो बंदा नहीं पढ़ रहा उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। एंड दूसरा ये कि जो इतनी सारी एरर्स होती हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग एक सप्ते का एक मॉक बनाती है और बहुत बेटर बनाती है कंसोर्टियम के लेवल से। मतलब कंसोर्टियम इतना फालतू पेपर बना रहा है कि पेपर के बाद भी ये नहीं पता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो चीज बहुत गलत है कि अगर 1 साल ले रहे हो तो अच्छा पेपर बनाओ कि एटलीस्ट तुमको रीचेक ना करना पड़े, या फिर ये ना बोलना पड़े ये तो वापस ले रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो एक वैसा पेपर हो। एंड तीसरा मैं बोलूंगा क्यूटी को
हटा दो, मतलब या हटा दो या फिर एक सेट रखो बस। क्योंकि क्यूटी एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्लैट देते हैं कहीं ना कहीं वो साइंस वगैरह के बैकग्राउंड या फिर मैथ्स वगैरह के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो आते ही इस फील्ड में इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैथ्स नहीं है। तो अगर वो चीज हो पाए तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अब जो हमारा पूरा पॉडकास्ट है इसको एंड करेंगे, पर एक चीज़ लास्ट जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप कोई भी अपनी तरफ से एक मैसेज अपने जूनियर्स को, एस्पिरेंट्स को अगर आप देना चाहें, कोई भी एक एडवाइस। मैं यही एडवाइस दूंगा कि अभी तुम जहाँ पे हो, जो भी हो, क्लैट ना एक टाइम पे तुमको लगा कि बहुत बोरिंग है, क्या है, कुछ नहीं है, बट सही से बताऊं ना, मैंने इस एग्जाम को 2 से ढाई साल दिए, और जितना इस एग्जाम ने मेरे को चैलेंज, मतलब कि पर्सनैलिटी चेंज किया ना मेरा, तो मैं बता नहीं सकता। मतलब पहले मैं कितना बोरिंग लेजी, किसी काम का नहीं था, सोता रहता, खेलता रहता, फोन वगैरह, पबजी वगैरह। बट अब एक गोल है, अब एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है कि तुम कैसे हो, क्या हो। अब मैं जिस चीज में भी करता हूँ ना, कि वो डिसिप्लिन दिखता है। अब मैं जिम वगैरह करता हूँ, खेलता हूँ, तो एक वही सेम डिसिप्लिन दिखता है कि मेरे को ना इस चीज में भी वही बेस्ट करना है, वही वही इंप्रूवमेंट करना है। वो कहीं ना, अगर अब इतनी छोटी उम्र से अगर तुम ये चीज सीख लोगे, कहीं ना कहीं देख लोगे ना, तो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। और क्लैट वगैरह ना, रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम 100% दे के क्लैट दे के आ रहे हो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुमको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपना 100% दिया है। और वो 100% तुमको क्लैट जैसा एग्जाम देना ही सिखाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एंड यही बोलूंगा कि एग्जाम के लिए सीरियस फुल होना है, जब भी दे रहे हो कि 100% देना है, अच्छी रैंक लगानी है, नहीं निकली तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्राई करना है। और एक जब ऐसा पॉइंट पे पहुंच जाओ कि जहाँ कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं हो सकता इस फील्ड के अंदर, तब फील्ड को चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा बेट जो जिस पॉइंट ऑफ जहाँ जाना चाहते हो उससे छोटे छोटे स्टेप को भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं, मेरी अच्छी रैंक नहीं आती है, या फिर मैं अच्छे कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, मैं एनएलडी नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं ओलेट वगैरह पे ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी उतने अच्छे कॉलेज है। फील्ड चेंज नहीं करने, क्योंकि अगर मैंने 2 साल की चीज को दिए हैं, अब मैं किसी और फील्ड में जाके उस 2 साल किसी और फील्ड में नहीं दे सकता। यही है, बाकी मेहनत करते रहो, कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। ओके, थैंक यू समुंदर, इट वाज अ नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो जैसा कि पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी भी छूट रहे हैं। एंड एक इंसिडेंट भी था इनका जो कि बहुत ही फनी इंसिडेंट है और काफी मोटिवेशनल स्टोरी टाइप की है। वो आगे भी हम उन पे बात करेंगे। एंड इन्होंने इस पॉडकास्ट में बहुत सारे कोचिंग्स का नाम लिया है, सो कॉल्ड। सो हमारी उनसे कोई इशू नहीं है पर्सनल, वी जस्ट यूज योर नेम। एंड जो भी है आगे और भी चीजें के ऊपर बात होंगी। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट का नेक्स्ट वर्जन चाहिए तो आप प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ अच्छे से। आप लोग अगर सपोर्ट अच्छा आएगा तो और भी चीजों पे बातचीत होगी और हम और टॉपर्स को लेके आएंगे, अगर आपका अच्छा सपोर्ट होगा। तो अगर अभी आप लोग अभी तक देख रहे हो वीडियो को तो थैंक यू। और एक चीज मैं बता दूं, जो अभी तक देख रहे हैं, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, नकोस 26। सब कुछ हम लोग जैसे ही कोचिंग कराते हैं ना, 1.5 लाख रुपए जो ले रहे हैं, हम उनसे कुछ कम नहीं करवा रहे, डीपीपी दे रहे हैं आपको, लाइव डाउट सेशन करवा रहे हैं, लाइव क्लासेस हो रही है, रिकॉर्डिंग्स मिल रही है उनकी। आप आओ, टेलीग्राम पे सर्च करना क्लैरिटी, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा होगा, उस पर मैसेज करना। सो थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू आपको समुंदर सिंह हमारे साथ टाइप लेने के लिए। ओके।